इस दुनिया का सच यह है कि यहाँ किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कोई भी चीज़ मरती नहीं है, केवल उसका रूप बदल जाता है। थोड़ी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाता है, बस। कुछ समय बाद उसका किसी और रूप में लौट आना तय होता है। कुछ भी नहीं मरता, कोई भी नहीं मरता। यह केवल इंसान का भ्रम है, उसकी अज्ञानता है, उसका अंधापन है, जो वह खुद को और औरों को नश्वर मानकर उनके रूप परिवर्तन पर मातम करता है, शोक सभाएं करता है, शोक संदेश प्रकाशित करता है, दिनों महीनों सालों तक इस दुख को अपने भीतर इकट्ठा करके रखता है। काश वह देख पाता कि वह जिनकी मृत्यु का शोक कर रहा है वे तो भले चंगे हैं और अपनी जीवन यात्रा को अनवरत जारी रखे हैं, किसी और जगह, किसी और रूप में। पेड्रो के साथ साथ डॉक्टर भी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर उनके मन पर छाई दुख और अवसाद की इतनी गहरी धुंध की असल वजह क्या है। इतना तो हम जान चुके थे कि यह धुंध उनके भाई की आकस्मिक मृत्यु के चलते नहीं उपजी थी। वह दुर्घटना तो केवल पुनरावृत्ति थी किसी पुराने सिलसिले की, अपनों को असमय खोने का दुख। भाई की मृत्यु तो सिर्फ एक ट्रिगर था उस पुराने सिलसिले को दोहराने का। मतलब यह है कि उनका मन उस गहन दुख और अवसाद को पहले भी कई जन्मों में महसूस कर चुका था। पेड्रो जब गहरे सम्मोहन में उतरे और अपनी पास्ट लाइफ में गए तो उन्होंने अपनी मानसिक आंखों से देखा और कहा कि मैं एक सैनिक हूँ, शायद अंग्रेज। सैनिकों की पूरी टुकड़ी है, हमें जहाँ से यहाँ लाया जा रहा है दुश्मनों के किले पर कब्जा करने के लिए। यह बहुत ही विशाल किला है, ऊंची और मोटी दीवारों वाला और लगभग अभेद्य। हमारा जहाज तट पर न लग सके इसके लिए शत्रुओं ने बंदरगाह को बड़ी बड़ी चट्टानों से पाट दिया है। हमें कोई और रास्ता तलाशना होगा दुश्मन के इलाके में घुसने का। हमने उन चट्टानों को अब पार कर लिया है और हम किले में घुसने का एक गुप्त रास्ता भी तलाश लिया है। हम तेजी से एक सुरंग की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई नहीं जानता कि यह सुरंग कब और कहाँ खत्म होगी। हमें नहीं पता कि यह गुप्त रास्ता किले में कहाँ जाकर रुकेगा। इस सुरंग की लंबाई जितनी ज़्यादा है, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही कम है। एक बार में केवल एक ही सैनिक चल सकता है और वो भी आधा झुककर, इसीलिए हमें एक कतार में आगे बढ़ना पड़ रहा है। पेड्रो पसीने से तरबतर हो चले थे, उनकी सांसें अब बहुत ही गहरी होने लगी थी और वे खासे परेशान नजर आ रहे थे। पेड्रो ने कहा, आगे एक छोटा सा दरवाज़ा नजर आ रहा है। अरे नहीं, उस दरवाजे की दूसरी ओर स्पेनिश सिपाही मौजूद हैं। वे जानते थे कि हम इस रास्ते से आएंगे। वे हमारा इंतज़ार कर रहे थे ताकि हमें हलाल कर सकें। ये तो एक जाल था और हम इसमें फंस गए। पेड्रो ने कहा, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय एक एक करके मरते जाने के। अचानक पेड्रो के चेहरे पर दर्द की एक लहर उठती दिखाई थी और उसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया। एक घुटन सी चीख निकली उसके गले से और वो तड़पने लगे। उन्होंने तलवार का भरपूर वार किया मेरी गर्दन पे, मुश्किल से बोले पेड्रो। और फिर अचानक उनका तड़पना एकदम शांत हो गया और उन्होंने बोला, मैं अपने मृत शरीर से बाहर आकर ऊपर हवा में तैर रहा हूँ। वो जीवन मैंने त्याग दिया है। नीचे चारों ओर लाशें ही लाशें बिखरी हैं, खून ही खून। पर मैं अब इन सब से ऊपर उठ चुका हूँ। कुछ पल वे शांति में ठहरे और फिर डॉक्टर ने निर्देश दिया, इस जन्म का रिव्यू करके देखिए। क्या सीखा आपने इससे? कौन से सबक सीखने के लिए आपने ये जन्म चुना था? उन्होंने इस प्रश्नों पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना शुरू किया। अभी चूंकि वे अशरीरी अवस्था में थे, उनके लिए चीजों को तटस्थ होकर देखना आसान था। एक बिग पिक्चर देखने में अब वे समर्थ थे। मैंने यह जाना कि हिंसा से बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं। मैंने व्यर्थ ही अपनी जान गंवाई, अपने घर परिवार से दूर यूं लवारिस मौत मरने का कोई औचित्य तो नहीं था। मैंने दूसरों के लालच की कीमत चुकाई। अंग्रेज और स्पेनिश दोनों ही बेवकूफ़ थे जो सुदूर निर्जन धरती में दबे सोने को हासिल करने के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। क्या करेंगे हम इतने सोने का? खाएंगे? अंधों की तरह का बर्ताव है ये। इन लोगों को किसी ने नहीं मारा, ये तो अपने ही भीतर मौजूद स्वार्थ और हिंसा के हाथों मारे गए। ये इसलिए मारे गए क्योंकि इन्होंने प्रेम का सबक भुला दिया था। इतना कहकर वे चुप हो गए। डॉक्टर कहते हैं, मैंने भी सोचा कि थोड़ी देर उन्हें सुस्ता लेने दिया जाए।
इस महत्वपूर्ण सबक को पूरी तरह आत्मसात कर लेने दिया जाए। मैं स्वयं भी अभी अभी पेड्रो द्वारा कही गई इस बातों पर गहराई से मनन करने लगा। सदियों पहले जब पेड्रो अपने घर से हजारों मीलों दूर एक लावारिस और बेमकसद मौत मारे गए थे, तब यह सब हुआ था सोने के लिए, और आज हो रहा है डॉलर्स के लिए, पाउंड्स के लिए, रुपए के लिए। स्वार्थ और लालच के प्रति भले बदल गए हों, स्वार्थ और लालच वैसे का वैसा है। और यह सब कोई 200-400 सालों की बात नहीं है। मानव का पूरा इतिहास इसी पागलपन से भरा है। सभ्यता की शुरुआत से लेकर अब तक के हजारों सालों में हमने कितना कम सीखा है पता नहीं, और कितना भुगतेंगे हम इस बात का एहसास करने से पहले कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम है जो पाने योग्य है, जो हमारी सच्ची दौलत है, जो सही मायनों में हमें समृद्ध बना सकता है। अपने अगले एक और जन्म में पेड्रो ने अपने आप को एक औरत जिसका नाम माग्दा था, खासी खूबसूरत, लंबे और सुनहरे बाल और नीली आंखें, उसके रूप में देखा। वह एक प्रोस्टिट्यूट थी और यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जर्मनी था। भले ही पूरा देश विश्व युद्ध के बाद छाई उस कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त था, पर अमीरों के पास उस पर लौटाने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए वह भरपूर ठाट बाट का जीवन जी रही थी। पर उस महिला के रूप में अपना नाम याद करने में पेड्रो को थोड़ी दिक्कत हुई, और बाद में उसे पहचाना माग्दा के रूप में। खुद को माग्दा के रूप में देख रहे पेड्रो ने गर्व से कहा, इस धंधे में मेरा बड़ा नाम है। सारे बड़े नेता, सेना के अफसर, बड़े बड़े उद्योगपति सब मेरे पास आते हैं। मैं उनके ऐसे ऐसे राज जानती हूँ जो उनके अपने लोगों को भी नहीं पता होंगे। मुझे अपना हमराज समझते हैं ये सब मेरी खूबसूरती के दीवाने हैं। किसको कैसे रिझाना है यह मुझे खूब अच्छे से आता है। ये लोग मेरा कहा नहीं डाल सकते। मैं इनसे जो करवा सकती हूँ, बड़े बड़े फैसले पलटवा सकती हूँ, इनकी हर बात में मेरा दखल है। वे इतने प्रभावशाली लोगों को मन मुताबिक चलाने की काबिलियत रखती थी। वे सचमुच आनंद उठा रही थी इस स्थिति का। इसे वे अपनी खासियत मानती थी, और अब धीरे धीरे उनका ये गर्व घमंड में बदलने लगा था। वो कह रही थी, ये लोग कुछ नहीं जानते, धेले भर की अकल नहीं है इनमें। मैं इनसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ इनके काम के बारे में। मैं इन्हें सिखाती हूँ कि राजनीति क्या होती है। सत्ता और शक्ति के लिए खेले जाने वाले दांव पेचों में माग्दा को बड़ा सुख मिलता था। उसका दिमाग बहुत तेज चलता था इन मामलों में, पर समस्या यह थी कि इन मामलों में उसका सीधा दखल संभव नहीं था। इसके लिए उसे हमेशा मर्दों को मोहरा बनाना पड़ता था, और इस बात से वह खासी खिन्न भी रहती थी कि उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली होने के बावजूद वह उन पर निर्भर रहने को मजबूर थी। डॉक्टर कहते हैं, मैं जानता था कि आने वाले जन्मों में पेड्रो को किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे विकास की ऊंची पायदान पर पहुंच चुके होंगे। पर एक नौजवान ऐसा भी था जिसके बारे में माग्दा की राय अलग थी। वह भी माग्दा के कदरदानों में से एक था, पर माग्दा उनकी गिनती बाकी लोगों में नहीं करती थी। वह बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा समझदार है। भूरे बाल और नीली आंखें। वह जो भी करता है लगन के साथ करता है, जज्बे के साथ करता है। हम घंटों बैठकर बातें करते हैं। मुझे लगता है शायद हम दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहते हैं। पर पेड्रो को वह युवक जाना पहचाना नहीं लगा। वर्तमान जन्म के किसी भी परिचित व्यक्ति में उन्हें वह शख्स नजर नहीं आया। फिर डॉक्टर ने देखा कि पेड्रो के चेहरे पर दुख की लकीरें उभर आई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने उसे छोड़ दिया किसी और के लिए, किसी अमीर आदमी के लिए जो कि उनसे कहीं ज्यादा पैसा और रसूख रखता था। उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि अगर मैं उनकी होकर रहूं तो उसकी दौलत और ताकत में मेरा भी बराबर का हिस्सा होगा। और मैंने मान लिया। मैंने अपने दिल की आवाज़ को अनसुना कर दिया। बड़ी भारी गलती कर दी मैंने। मेरे इस फैसले से उस युवक का दिल टूट गया। उसने मुझे कभी माफ़ नहीं किया जिंदगी भर। मेरा यह व्यवहार उसकी समझ और सहनशीलता से परे था। माग्दा ने यह सब किया आर्थिक सुरक्षा की चाह में, सत्ता और शक्ति की चाह में। माग्दा को लगता था कि अगर पैसा और सत्ता की ताकत हाथ में हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होती। जीवन पूरी तरह सुखी और सुरक्षित हो जाता है। पर वह नहीं जानती थी कि वास्तविक शक्ति और सुरक्षा प्रेम में होती है, जिसे उसने छोड़ दिया था।
मागधा का यह निर्णय उन निर्णयों की श्रेणी का था जिन्हें जीवन में निर्णायक मोड़ लाने वाले निर्णय कहा जा सकता है, जिनके सही या गलत होने से जीवन की दशा और दिशा में ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं जिन्हें वापस मोड़ना संभव नहीं होता। यानी कि एक बार फैसला हो गया तो हो गया, अब उसका परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे बदला नहीं जा सकता। मागधा के मामले में इस निर्णय का परिणाम विध्वंसक रहा। जर्मन राजनीति में मची भयंकर उठापटक के चलते उस प्रेमी की शक्तियां छिन गई और उसने मागधा को छोड़ दिया। मागधा ने अपने उस युवा और सच्चे प्रेमी को तलाशने की बहुत कोशिश की, पर उसका कुछ पता नहीं चला। मागधा तो दोनों दिन से चली गई, न माया मिली न राम। अंत में हुआ यह कि उसे भयंकर रोग हो गया, जिसके चलते उसका शरीर दिन प्रतिदिन खोखला होता चला गया। जब डॉक्टर ने पेड्रो को उसके जीवन के अंत काल में जाने की ओर कहा तो उसने देखा कि मैं किसी खैराती अस्पताल के मैले कुचैले बिस्तर पर पड़ी हूँ। आसपास बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बहुत ही फटेहाल और यतीमों जैसे हैं, एकदम भिखमंगों जैसे। ऐसा लगता है जैसे मैं नर्क में हूँ। डॉक्टर ने कहा, आपकी हालत कैसी है? बहुत बुरी। यकीन नहीं आता मैं कितनी कुरूप हो गई हूँ। इलाज और देखभाल के लिए वहाँ डॉक्टर और नर्स तो हैं, लेकिन किसी को मेरी पड़ी नहीं है। वे मेरी तरफ देखते भी नहीं। मैं एक बूढ़ी औरत और वे मुझे हाथ भी नहीं लगाना चाहते। उनके हिसाब से मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। सौंदर्य, ऐश्वर्य और सत्ता मद से भरे जीवन का इतना दयनीय अंत हुआ था। आखिरकार वे उस कष्ट से मुक्त हुई और अपने मृत शरीर से निकलकर ऊपर हवा में तैरने लगी। उसने कहा, राहत की सांस ली और कहा, कितनी शांति, कितना सुकून महसूस कर रही हूँ। अब आराम करना चाहती हूँ। अगले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे करके पेड्रो की गर्दन और बाएं कंधे में बना रहने वाला वह दर्द गायब हो गया, जिसके मामले में उनके चिकित्सक ने हाथ खड़े कर दिए थे। चिकित्सक भी क्या करते, उन्हें कभी कोई कारण समझ ही नहीं आया था उस दर्द का, और आता भी कैसे। वे बेचारे तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इसकी वजह कई सदियों पहले लगा तलवार का घाव था। आगे एक और जन्म में पहुंचकर पेड्रो ने देखा कि बहुत सारे टेंट्स हैं। एक समुदाय के रूप में हम खासे ताकतवर लोग हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। उन्होंने आगे बताया कि वे खाना बदोश जनजाति के युवक हैं। उनके जनजाति के लोग शिकार तथा पशुपालन में दक्षता रखते थे। पेड्रो के माता पिता अपने कबीले के प्रमुख थे। जहाँ तक पेड्रो के व्यक्तित्व की बात है तो शारीरिक रूप से सुगठित और मजबूत व्यक्ति थे, और घुड़सवारी और शिकार में उनका कोई सानी नहीं था। उन्होंने कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की थी, उस लड़की से जिसके साथ वे खेलते हुए बड़े हुए थे, जिसे वे शुरू से बहुत चाहते थे। वे चाहते तो किसी अन्य कबीले के सरदार की बेटी को भी ब्याह कर ला सकते थे, पर उन्होंने अपने दिल की सुनी और उसी से शादी की जिससे वे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। आगे जाकर जब पेड्रो किसी काम से बाहर गए हुए थे तो किसी दूसरे कबीले के लोगों ने आकर उसका पूरा गांव जला दिया, और जब वे लौटे तो वे हतप्रभ थे। ये क्या हुआ? ये भगवान, ये क्या हुआ? हैरत और आतंक के मारे उनका मुंह खुला और आंखें फटी की फटी रह गई। सब मारे गए, सबको मार डाला। पेड्रो ने बताया कि उनकी और उनके कबीले के अन्य युवकों की गैर मौजूदगी में किसी ने उनके पूरे गांव को तबाह कर दिया था। उनके लोगों को मारकर पूरे गांव को जला दिया गया था। चारों ओर लाशें ही लाशें बिछी थी, कुछ जली, कुछ अधजली, कुछ बुरी तरह क्षत विक्षत। गांव के सभी घर जलकर खाक हो चुके थे। आदमजात तो दूर, पालतू जानवर तक नहीं बचे थे। कुल मिलाकर सभी कुछ उस त्रासदी में खत्म हो चुका था। पेड्रो की आंखें सुर्ख हो उठी, मुट्ठियां बंध गई। सीने में क्रोध का ज्वालामुखी सौगंध के रूप में बाहर निकला। कोई दीवार और कोई देवता अब उन्हें मेरे कहर से नहीं बचा पाएगा। मैं सब खत्म कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा उनका। पर प्रतिशोध तो बाद की बात थी। फिलहाल तो उन्हें खुद को ही संभालना था। इस हादसे ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था और गहरे सदमे की स्थिति में थे वे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या सोचें। उनका एक बच्चा भी था, और इस त्रासदी में उनकी पत्नी और बच्चा और पूरा कबीला जलकर राख हो गया। उन्हें जिंदा जला दिया गया। और ये दर्द, ये दुख
पेड्रो उस जन्म में बर्दाश्त नहीं कर पाए। 2 सत्रों के बाद स्थिति यह थी कि अभी तक हम उनके असमय बिछड़े भाई को तो नहीं ढूंढ पाए थे, उल्टा अपनों को खोने के दर्द का जो उनका अनुभव था उसमें और इजाफा जरूर हो गया था। एक और जन्म हमने ऐसा ढूंढ लिया था जिसमें पेड्रो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बीवी, बच्चे, माता पिता और अपने कबीले के लोगों को असमय खो चुके थे। डॉक्टर कहते हैं मैं वाकई उनकी मदद कर रहा था या उनका बोझ और बढ़ा रहा था, यह तो आने वाला समय ही बता सकता था।